स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे अगर यूनिवर्स में बात करें तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हर एक स्पीसीज़ में इतनी पॉपुलेशन है। जैसे आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एक स्पीसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें करोड़ों पॉपुलेशन है ह्यूमंस का सिर्फ, जबकि ऐसे स्पीसीज़ की संख्या 1.7 मिलियंस है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही पहले से आज तक के कैसे अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। तो एक प्रोसेस है, वही है क्या, रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन किसी भी स्पीसीज़ को मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग आज इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक डिफिनिट लाइफ स्पान तक अपना लाइफ सर्वाइव करता है, बर्थ से लेकर डेथ तक उसका एक जो भी वो अपने जीवन काल को, जिसको हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं, व्यतीत करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान क्या होता है। तो लाइफ स्पान एक टर्म है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसे अपने स्पेंड करता है लाइफ में। तो लाइफ स्पान कहते हैं बर्थ से लेकर डेथ तक का जो समय है, यानी पीरियड बिटवीन किसके किसके बीच का पीरियड होगा ये, तो पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इसके बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान। अब लाइफ स्पान को अगर हम लोग बात करें तो इसके दौरान बहुत सारे फेजेस आते हैं। जैसे सबसे पहला फेज़ तो बर्थ कहेंगे, बर्थ के बाद जो दूसरा फेज़ आता है उसको जुवेनाइल फेज़ कहा जाता है, जुवेनाइल फेज़। तीसरा आता है फिर रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़। और चौथा आता है सेनेसेंस, सेनेसेंस। और पांचवा जो है वो फिर डेथ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से शुरू करता है, यानी उसका बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो आता है जुवेनाइल फेज़ में, जुवेनाइल फेज़ के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ में, उसके बाद सेनेसेंस या ओल्ड फेज़ जिसे कहेंगे, उसके बाद इसका डेथ हो जाता है। तो ये एक लाइफ स्पान एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से अपने व्यतीत करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अब यहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पान अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल जो मोर कॉमन है, जैसे मे फ्लाई कहा जाता है, ये एक इंसेक्ट है जिसका लाइफ स्पान सिर्फ 1 डे है, यानी 24 आवर्स। बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पान है ये। इसको 1 डे इंसेक्ट भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसका, क्वीन पढ़े होंगे, क्वीन बी, हनी बी, जिसका लाइफ स्पान 2 to 5 ईयर्स तक होता है। इसी ढंग से अगर हम लोग बात करें क्रो, तो ये लगभग 15 ईयर्स तक। इसी ढंग से पैरोट की बात करें अगर, तो पैरोट का लाइफ जो है वो 140 ईयर्स है। इस ढंग से एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट लगभग 70 ईयर्स तक लाइफ स्पान करता है। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉर्टवाइस, ये 100 to 150 ईयर्स। और ह्यूमन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ह्यूमन का लाइफ स्पान 121 ईयर्स, जो कि मैक्सिमम है। ये लाइफ स्पान ह्यूमन का मैक्सिमम है। एक जापान के श्री च्यू करके व्यक्ति थे जो मैक्सिमम लाइफ स्पान 121 ईयर समथिंग डे उनका लाइफ स्पान हुआ था, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है ह्यूमन को। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसमें जो जितने भी एग्जांपल्स हैं जिनका साइज़ अलग अलग है, जैसे मे फ्लाई इंसेक्ट है, बहुत ही छोटा साइज़ का है। उसके बाद आए क्वीन भी, ये भी इंसेक्ट के अंदर ही आएगा, लेकिन लाइफ स्पान में अंतर हो जा रहा है। उसी ढंग से अगर क्रो और पैर दोनों ही बर्ड है यहाँ पे, लेकिन दोनों की लाइफ स्पान में अंतर है। इसका मतलब क्या होता है ये कि ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही साइज़ का ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पान एक ही होगा, ये वैरी कर रहा है। इसलिए ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पान वैरी करेगा यहाँ पे। एक दूसरा टर्म आता है फिर इसके बाद, ये तो लाइफ स्पान हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। इसके बाद
दूसरा एक टर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं उसे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो देखेंगे इस टर्म को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग कोई बोलते हैं कि कोई बच्चा का बर्थ हुआ, तो जनरली ये कहा जाता है ये बच्चा कितना दिन तक जीवित रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं यहाँ पे। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली बोला जाता है कि किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ तो वो कितने दिन तक सरवाइव रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं जनरली इसमें ह्यूमन की अगर बात करें, और ह्यूमन में अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैरी करेगा कंट्री टू कंट्री एंड वहाँ की जोग्राफिकल एरिया कैसा है इस पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी ह्यूमन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा वो वहाँ की कंट्री और वहाँ की जो जोग्राफिकल एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अब हम लोग ह्यूमन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ह्यूमन में इंडिया में कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? तो ये लगभग 65 ईयर्स, जो कि अब बढ़कर हुआ है इतना। ये पहले और कम था, जब मेडिकल साइंस डेवलप हुआ तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी तक 65 ईयर्स पहुंचा है। जबकि अगर आज से पहले की बात करें, यानी लगभग 1940 1920 की बात करें, तो ये था वो 40 ईयर्स था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया? ये 65 ईयर्स हुआ। सोचिए उस समय 1920 के आसपास लोगों को प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता था, जबकि आज ये प्रोस्टेट कैंसर लोगों के बीच देखने को मिलता है। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, जहाँ की कैंसर होता है। अब ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर को ओल्ड एज डिजीज़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? ओल्ड एज डिजीज़। लेकिन 1920 1950 के आसपास लोग 40 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते थे, लाइव नहीं रह पाते थे, इसलिए प्रोस्टेट कैंसर उनको नहीं होता था। लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि इंडिया भी डेवलप किया मेडिकल साइंस में, और ये 40 साल से बढ़कर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना पे आ गया? 65 ईयर्स पे आ गया। इसी ढंग से अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में ये 78 ईयर्स है। जापान की बात करें अगर तो ये 81 ईयर्स है। तो इस तरह से ये दिखाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कौन सी कंट्री कितना डेवलप है, उसकी मेडिकल साइंस कितना डेवलप हुआ, ये भी एक ग्राफ दिखाता है ये। तो ये टर्म था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम लोग आएंगे मेनली रिप्रोडक्शन क्या है। ये तो लाइफ से रिलेटेड था। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का और क्या होता है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या है ये कि इट इज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म produces itself produces young ones of its self kind, अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल प्रोसेस। जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, वहाँ एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें रिप्रोडक्शन को नहीं रखा गया क्योंकि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, बट लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस है क्योंकि हमारे जनरेशन को मेंटेन करता है। तो लिखते हैं इसको, इट मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जनरेशन क्या होता है को मेंटेन करता है, एक के बाद एक जनरेशन जो आता है उसको मेंटेन करने का एक प्रोसेस है। इसलिए बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस बट नॉट ए लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस। एक लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस
नहीं है, लेकिन ये एक एसेंशियल प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे जनरेशन जो है वो मेंटेन होता है। अब ये रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं, जो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। रिप्रोडक्शन क्लास 11th में कहाँ पढ़ना था, तो रिप्रोडक्शन एक मॉर्फोलॉजी चैप्टर था, और वहाँ पे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में रिप्रोडक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी प्लांट को कट करके अगर लगा देते हैं तो वो एक न्यू प्लांट मिलता है, तो वो रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो मेनली 2 टाइप होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल पेरेंट का यूज़ होता है इसमें, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल को पढ़ेंगे और इसे क्या बोलेंगे, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। अब दूसरा टर्म इसको और क्या कह सकते हैं कि इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, कोई भी गैमेट इसमें फ्यूज़ नहीं करते हैं, यानी नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, इसलिए इसको एग्मोस्पोरी भी कहा जाता है। एग्मोस्पोरी भी कहते हैं। तीसरा बोलते हैं इसको जैसा भी प्लांट होगा, जैसे कट करके लगाते हैं तो सिमिलर प्लांट मिलता है, यानी सोमैटिक सेल। 2 तरह की सेल होते हैं बॉडी में, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। एक गैमेटिक सेल होता है और एक सोमैटिक सेल होता है। तो इसमें डायरेक्ट सोमैटिक सेल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको सोमैटोगेमी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सोमैटोगेमी भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट क्या होता है, सोमैटिक सेल से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसको यूनिपेरेंटल भी कहते थे, इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, और तीसरा सोमैटोगेमी कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, उसके बाद लास्ट में आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन ऐसे बेसिक 3 ही टाइप होते हैं, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। लेकिन इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक 3 टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप है वो है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर में आता है कौन, बाइनरी फ्यूजन। और जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन करते हैं वो इमोर्टल होता है। क्या होता है वो, इमोर्टल होता है। तो बाइनरी फ्यूजन करने वाले ऑर्गेनिज्म, मोर कॉमन एग्जांपल अमीबा। कौन आता है, अमीबा आता है। अब अमीबा क्या होता है, देखिए अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, जैसे भी पेन घुमा दीजिए अमीबा बन जाएगा। अब ये अमीबा में जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन। अब देखिए इस ढंग से ये अमीबा और ये न्यूक्लियस, इसके अंदर ये इस ढंग से दिखाएंगे कि स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, और ये इस ढंग से अमीबा ये 2 में डिवाइड कर जाएगा। पहले न्यूक्लियस, उसके बाद फिर ये 2 डॉटर अमीबा इस ढंग से मिलेंगे। तो अब इस टाइप ऑफ डिवीज़न को कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस तरह की डिवीज़न है। तो डिवीज़न पढ़ते हैं 11th में, वहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस डिवीज़न कहा जाता है। तो ये माइटोसिस के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आएगा, ये माइटोसिस के अंदर आ जाता है ये। तो ये फ्यूजन एक्चुअल में टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीज़न हो गया यहाँ पे।
दूसरा टाइप होता है बाइनरी फिजन की। अगर बात करें तो बाइनरी फिजन के अंदर भी टाइप्स है। जैसे आप बोलते हैं सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो ये 4 टाइप किसके अंदर आ जाएगा? बाइनरी फिजन के अंदर ही। तो सबसे पहले हम लोग अब देखें यहाँ पे सिंपल फिजन। इसके अंदर एग्जांपल ये अमीबा ही। दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल, इसका एग्जांपल ट्रिपनोसोमा, नाम सुने होंगे। ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये ट्रिपनोसोमा। इसका शेप अगर दिखाए तो कुछ इस ढंग से होता है। ये फ्लैजलेटेड होता है, इसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये ट्रिपनोसोमा लॉन्गिट्यूडनल फिजन शो करता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथवाइज डिवीजन करेगा। ये बाइनरी फिजन ही होगा लेकिन लेंथवाइज होगा। तो ये इस ढंग से ये और फाइनली ये 2 ट्रिपनोसोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में जो ट्रिपनोसोमा शो करता है। इसके बाद थर्ड जो टाइप होगा ट्रांसवर्स फिजन, और इसका एग्जांपल है पारामीशियम। पारामीशियम ट्रांसवर्स शो करेगा। ट्रांसवर्स पारामीशियम का जो शेप होता है वो स्लीपर शेपेड होता है, इस ढंग से ये स्लीपर शेप। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े न्यूक्लियस को मैक्रो बोलेंगे और छोटे को माइक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो न्यूक्लियाई और माइक्रो न्यूक्लियाई, ये 2 टाइप का। ये ए माइटोसिस शो करता है। ये क्या शो करेगा? ए माइटोसिस, यानी इरेगुलर डिवीजन होता है इसमें न्यूक्लियस का। दूसरा ये शो करता है माइटोसिस। ये कुछ इस ढंग से डिवाइड करता है। तो इस ढंग से 2 पारामीशियम बना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों डिस्टिंक्शंस होते हैं, दोनों ही क्लियर होता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पार्ट से जो अमीबा बनता है, सॉरी पारामीशियम बनता है, उसको प्रोनेटर कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट से बनता है उसको ऑफिस्थो कहते हैं। तो ये एंटीरियर पार्ट से बना और ये पोस्टीरियर पार्ट से बना। तो इस ढंग से ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। ये सब सारे टर्म याद रखना पड़ेंगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट इसमें क्लियर होता है दोनों, इसलिए एंटीरियर से जो डिवाइड होके जो बनेगा पारामीशियम उसको प्रोनेटर, और दूसरे को जो पोस्टीरियर से बनेगा उसको ऑफिस्थो कहते हैं। तो ये था ट्रांसवर्स डिवीजन। इसके बाद एक और टाइप है ऑब्लिक। इसमें ऑब्लिक फिजन करेगा और इसका एग्जांपल होता है सेरेटियम और गोनियोलक्स।
सेरेटियम एंड गोनियोलक्स, ये दोनों ऑब्लिक शो करेंगे। तो ये तो था फिजन, और फिजन में ये कितने टाइप हो गए? 4 टाइप्स हो गए। सिंपल, बाइनरी के अंदर में सिंपल, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फिजन। अब चलिए हम लोग बाइनरी फिजन के बाद अब मल्टीपल फिजन देखेंगे। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? कोई भी सेल एक से अधिक क्या होगा? डॉटर सेल में डिवीजन की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स। जैसे इसका एग्जांपल कौन शो करेगा? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब लीवर और आरबीसी में होता है तो ये मल्टीपल फिजन शो करता है। इसी मल्टीपल फिजन को हम लोग वहाँ पे साइजोगोनी भी कहते हैं। अब साइजोगोनी में क्या होता है? जैसे ये एक सेल हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, अब ये कई बार पहले डिवाइड करेगा, कई न्यूक्लियस बनाएगा, प्रत्येक न्यूक्लियस बियर करेगा अ स्मॉल साइटोप्लाज्म। दिस इज द स्मॉल साइटोप्लाज्म। इसके बाद ये सेल ब्रेक करेगा, इस ढंग से इसे दिखा सकते हैं, और ये सारे के सारे स्मॉल साइटोप्लाज्म के साथ बाहर आ जाएंगे। दिस इज द मोड ऑफ मल्टीपल फिजन। दूसरा, अमीबा की भी हम लोग बात करते हैं। अमीबा इज ऑल्सो जो क्या शो करेगा? मल्टीपल फिजन शो करेगा। अमीबा लेकिन कंडीशन है, अमीबा एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फिजन शो करता है। किस कंडीशन में? एडवर्स कंडीशन में। यानी जब विपरीत परिस्थिति होगा तो अमीबा पहले अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, कई लेयर। कितने लेयर? 3 लेयर सिस्ट फॉर्मेशन करेगा ये। इसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड करके कई न्यूक्लियस बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इस न्यूक्लियो को क्या बोलते हैं? सूडोस्पोर भी कहते हैं इसे। और फिर ये सिस्ट टूटने के बाद इस ढंग से दिखाएंगे, ये टूटा और ये सब बाहर हो जाएंगे एक डॉटर अमीबा के रूप में। ये कहलाएगा डॉटर अमीबा। तो इस तरह से अमीबा एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फिजन शो करेगा, जबकि प्लाज्मोडियम एज नॉर्मल जब हम लोग के लिवर सेल और आरबीसी में जाता है तो वहाँ पे जाकर ये क्या मल्टीपल फिजन शो करता है, लेकिन वहाँ पे इसके लिए टर्मिनोलॉजी साइजोगोनी यूज़ करते हैं और साइजेंट का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये अगर इसकी बात करें तो ये एक साइजेंट कहलाया। इसके बाद ये ब्रेक करेगा लिवर सेल और ये बाहर निकलेगा, उसके बाद आरबीसी पे अटैक करता है। तो ये मोड होता है मल्टीपल फिजन का। इसके बाद हम लोग अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ देखें, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की बात करें, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, लीवर और आरबीसी में नहीं जाएगा तो मल्टीपल फिजन नहीं सकेगा। मल्टीपल फिजन क्योंकि उसका लाइफ साइकिल वही कंप्लीट होगा, तो मल्टीपल फिजन उसी में जाकर शो करता है प्लाज्मोडियम। ऐसे मॉस्किटो जो काटता है उससे प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम वगैरह वही उसी चीज़ को बोल रहा है। जैसे मॉस्किटो बाइटिंग के बाद हमारे ब्लड में आने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन से लीवर सेल में पहुंचेगा और वहाँ जाने के बाद वो मल्टीपल फिजन शो करता है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं करेगा। अब बाइनरी फिजन में क्या था? तो 1 सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें क्या बनता है? तो 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें हम मेनी कह सकते हैं, मेनी डॉटर सेल। ये बहुत सारे डॉटर सेल बनाएंगे यहाँ पे। दूसरा क्या होगा और डिफरेंस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये कंप्लीट डिवीजन शो करता है। क्या होता है? ये
कंप्लीट डिवीजन, जबकि ये क्या होगा, अनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये हो रहा है। इसका एग्जाम्पल शो करने वाले कौन था, तो अमीबा पारामीशियम, इसमें भी अमीबा शो करेगा। अभी भी हम लोग लिखे थे अमीबा प्लाज्मोडियम, कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम, और एक मोनोसिस्टिस होता है, ये शो करेगा क्या, मल्टीपल फिजन, जबकि इधर अमीबा और पारामीशियम की बात कर रहे थे। तो हाँ, ये एडवर्स कंडीशन में शो करेगा। कंडीशन इसके लिए है कि मल्टीपल फिजन अमीबा किस कंडीशन में शो करेगा, एडवर्स कंडीशन, एज नॉर्मल बाइनरी फिजन। तो ये दोनों में डिफरेंस बनता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो आता है फिर बडिंग। सेकंड जो है वो है बडिंग। ये भी मोर कॉमन है, ये भी 9th-10th क्लास में पढ़ने को मिलता है। ये दो तरह का होता है बडिंग, एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है इंडोजीनस। एक्सो टर्म से ही क्लियर है, ये आउटसाइड बडिंग करेगा और एक इनसाइड बडिंग होगा। तो एक्सोजीनस और इंडोजीनस, यानी बडिंग इनसाइड बॉडी, सॉरी आउटसाइड बॉडी। और ये बडिंग इनसाइड बॉडी। अब इसका एग्जांपल बताएंगे कौन सा, आउटसाइड बडिंग शो करने वाला ईस्ट फंजाई में आता है ये, और दूसरा मोर कॉमन हाइड्रा। जैसे ईस्ट को देखें, ये ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ये आउटग्रोथ बडिंग कहलाता है, बाद में ये सेपरेट हो जाता है इस ढंग से। हाँ, ये सेपरेट हो जाएगा बडिंग बनाने के बाद। इसके बाद हाइड्रा को कुछ इस ढंग से बनाते हैं, और यहाँ से ये बड निकलेगा, ये बड इस ढंग से, ये आउटग्रोथ बडिंग। तो ये एक्सोजीनस में जो बॉडी से बाहर बड बनते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजीनस, और जो बॉडी के अंदर बनेंगे उसको बोलेंगे इंडोजीनियस। तो ये दो मोर पॉपुलर एग्जांपल। इसके बाद इंडोजीनियस को देखते हैं। इंडोजीनियस का जो मोर कॉमन एग्जांपल है वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला वैसे जो पानी में रहने वाले स्पॉन्जिला है, यानी जो वाटर में प्रेजेंट होंगे, वो शो करेगा क्या, इंडोजीनियस। अब स्पॉन्जेस को देखे होंगे, स्पॉन्जेज भी ये भास्यपेड ही होता है इस ढंग से। ये इस ढंग से दिखाते हैं। ये यहाँ बॉडी के अंदर ये बड बनते हैं, और इस बड को यहाँ पे जेमुल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जेमुल्स। ये बड बनने के बाद इस ओपनिंग से बाहर निकलेगा। अब होता है ये जेमुल्स होता कैसा है, कैसा दिखता है ये जेमुल्स। तो अगर इस जेमुल्स को हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे फिगर भी दिया है एनसीईआरटी में इस जेमुल्स का, तो जेमुल्स देखते हैं होता कैसा है। तो जब इसी का अगर बड़ा सा पिक्चर बनाए जेमुल्स का, ये एक्चुअल में जेमुल्स इस शेप में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जेमुल्स का। अब इसमें हम लोग बात करें, देखिए ये एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये सेल्स है,
जेमुल्स, जो बड है, एक्चुअल में बहुत सारे बड बनते हैं और यही बड है। ये बड जिलाटनस मटेरियल से कवर्ड होता है ताकि ड्राई ना हो जाइए, इसलिए जिलाटनस मटेरियल इसे ड्राई होने से बचाता है। इसके साथ साथ इसमें स्पाइकुल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको सपोर्ट देता है, स्केलेटन सपोर्ट देता है, इसको बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, जो इसको कैसा देगा, एक सपोर्ट देगा, यहाँ पे एक बोन की तरह काम करेगा, स्केलेटल सपोर्ट देगा इसे। और ये रहा सेल जिसको यहाँ पे आर्चियोसाइट कहा जाता है। तो ये एक जेमुल का क्लस्टर है, इस ढंग से ये निकलेगा। अब कहते हैं ये कैसे, यहाँ से निकलने के बाद, तो यहाँ से निकलने के बाद ये जो माइक्रोपाइल है वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, इसके बाद ये पूरा सेल वहाँ से रिलीज हो जाएगा और फिर एक न्यू स्पॉन्जेस प्रोड्यूस करेगा ये। तो ये हमने दिखाया क्या कि ये यहाँ बडिंग हुआ, यही बड बाहर निकलता है। अब इसी बडिंग का नाम क्या है, जेमुल्स। अब ये जेमुल्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये। अब ये जेमुल्स यहाँ से निकलने के बाद ये माइक्रोपाइल से के थ्रू क्या होगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और फिर यहाँ से ये सेल निकलेंगे और फिर वो एक नया स्पॉन्जेस, इस रंग का भास्यपेट एक स्पॉन्जेस बनाएगा। तो ये जिलाटनस मटेरियल जो है ये क्या करता है, इसे ड्राई होने से बचाता है इसे। तो ये एंडोजीनियस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है फ्रैगमेंटेशन। थर्ड टाइप फ्रैगमेंटेशन। इसका मोर कॉमन एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, जो कि एक्चुअल में कैसा होता है, रिबन सेपेट होता है ये। और ये डिवाइड कर जाएगा। सर कैसा शेप बोले आप? रिबन शेप, रिबन शेप, रिबन, इस रंग से ये दो में। तो जो ये जनरली क्या होता है कि वाटर में रहने वाला है, वाटर करंट तेज़ी से अगर आता है तो हिट करने की वजह से ये टूट जाता है, तो ये फिर एक नया स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस करेगा ये। तो ये था थर्ड टाइप फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद फोर्थ टाइप में आता है, फोर्थ, ऐसे बेसिक तीन ही होते हैं लेकिन चौथा एक और टाइप यहाँ पे वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब ये जो स्पोर जो होते हैं वो दो टाइप का है यहाँ पे। एक बोलते हैं जूस्पोर। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, टर्म से ही, जू मतलब एनिमल, कहेंगे जहाँ एनिमल रहता है, जू एनिमल से रिलेटेड है ये। तो ये कैसा होगा, मोटाइल स्पोर होगा, मूवमेंट शो करेगा ये। दूसरा होगा कोनेडियोस्पोर, ये नॉन मोटाइल। तो ये दो टाइप का हो गया, एक जूस्पोर और एक कोनेडियोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। अब ये जूस्पोर बनाएगा कौन, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, तो जूस्पोर बनाने वाले कौन होंगे, बताएंगे एग्जाम्पल। क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास। अब इसमें इस रंग से दिखाते हैं ये फ्लैजला लगा हुआ। अब ये क्या शो करेगा, इस फ्लैजला के मुंह से क्या हो गया, मदद से ये पानी में तैरना शुरू करता है, इसलिए बोलते हैं इसको मोटाइल। दूसरी तरफ है कोनेडियोस्पोर, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, कौन शो करता है, कोनेडियो का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये है पेनिसिलियम। ये भी फंजाई है और ये क्या शो करता है, कोनेडिया का फॉर्मेशन शो करता है। कोनेडिया कैसे बनता है देखेंगे यहाँ पे। ये पेनिसिलियम हुआ। अब ये इस ढंग से ये छोटे छोटे कोनेडिया का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में सेपरेट होकर एक न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करेगा। हो रहा है क्लियर। और एक अगर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो जूस्पोर जनरली इंडोजीनियस होता है और ये एक्सोजीनियस होता है, क्योंकि ये जनरली स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, इसलिए बोलते हैं क्या ये इंडोजीनियस और ये एक्सोजीनियस, ये आउटसाइड बॉडी बनता है। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स थे यहाँ पे।
हो गया।